बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आधी रात को दोबारा कार्रवाई डाली गई और आप अब जब वीडियो देख रहे हैं तो गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का। उन्होंने कहा जी कि वो अब जो लिखा है नोटिफिकेशन में, मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको पढ़ के बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हदायत की गई थी। उन्होंने मुकर्ररा वक्त तक ऐवान से एतमाद का वोट नहीं लिया। बादियों नज़र में वज़ीर आला को ऐवान की अक्सरियत हासिल नहीं रही, जिसके बायस उन्हें डी नोटिफाई किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। गवर्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वज़ीर आला हाउस को सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ डी नोटिफाई करार दिए जाने के खिलाफ अदालत में जाएगी और कानूनी तौर पर परवेज़ इलाही आज के इजलास की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। अब ज़रा थोड़ा गौर कीजिए हुआ क्या है। देखिए, अब जब सब्तैन खान साहब ने आज इजलास बुला लिया था सूबाई असम्बली का और अदम एतमाद की तहरीक से पीडीएम की जमातें भाग रही थीं। आज अदम एतमाद की तहरीक पे कार्रवाई शुरू हो जानी थी और पीडीएम की जमातों को 186 नंबर पूरे करने थे। उनके पास रोध होके सिर्फ 180 नंबर हैं। 180 पीटीआई के पास हैं और 10 काफ लीग के पास हैं। वो 10 परवेज़ इलाही के साथ कमिटमेंट के साथ खड़े हुए हैं और वहां कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। लिहाजा वो जो 10 लोग हैं वो जब नून लीग के साथ नहीं जा रहे या परवेज़ इलाही अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग नहीं करवा रहे, तो अदम एतमाद का सामना नहीं कर सकती पीडीएम की जमातें। अब उन्होंने अपने आप को एक ऐसी मुसीबत में फंसा लिया था कि इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं था। यानी इससे बचने का एक ही रास्ता था कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाए और फिर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया। यह काम आधी रात को किया गया है। अब देखना यह है कि क्या पीडीएम के केसेस की तरह, यानी जिस तरीके से पीडीएम के ताकतवर हलकों के और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी वाले केसेस के ऊपर काम होता है, आधी रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, छुट्टी वाले दिन इंसाफ मिल रहा होता है, तो अब यहां पे भी लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि इसी दिलजोई के साथ और उसी दिलचस्पी के साथ अदालतें खुलेंगी और उसी तरीके से काम होगा। डिपेंड करता है कि अदालतें क्या करती हैं, क्योंकि छुट्टियां वैसे तो शुरू हो गई हैं। सरमा की सुबह से छुट्टियों का आगाज हो चुका है और ये छुट्टियां चलेंगी 6 जनवरी तक। अब 6 जनवरी तक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ही रहेंगे, लेकिन पंजाब की काबीना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं होगी। अब होगा क्या? देखिए, जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया है इसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आईनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं। आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि गवर्नर की पहली डिमांड भी गैर आईनी और गैर कानूनी थी। जब एक इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो गवर्नर की वो डिमांड जो थी वो गैर आईनी भी थी और गैर कानूनी भी थी, नंबर 1। नंबर 2, अब जो गवर्नर ने डिमांड की है, यानी अब जो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया वज़ीर आला पंजाब को और उनसे अहकामात फौरी तौर पे ले लिए चीफ सेक्रेटरी ने और आईजी पंजाब वगैरह ने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ताकतवर हल्के पूरी तरह से खेल के अंदर इन है, या बहुत हद तक वो इन हैं और वो चीज़ों को अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यहाँ पंजाब में, ख़ासतौर पे लाहौर में गुज़िश्ता चंद दिनों से खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं। जो ताकतवर हल्के हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं। वो लोग जिनके बड़े दावे हैं कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है या वो पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा नहीं करना चाहते या किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, उनके ये दावों की नफ़ी कर रहे हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स। बहुत सारे सहाफ़ियों ने ऐसे ट्वीट्स किए हैं, बहुत सारी खबरें पंजाब की मार्केट में मौजूद हैं जो बहुत सारे दावों को एक्सपोज कर रही हैं कि मुलाकातें भी चल रही हैं, गेम भी हो रही है, आधी रात को नोटिफिकेशंस भी निकल रहे हैं। और ये आधी रात वाले नोटिफिकेशंस तभी निकलते हैं जब ताकतवर हल्के सेम पेज के ऊपर होते हैं। अब आप देखिए कि परवेज़ इलाही को कर दिया गया है डी नोटिफाई। अगर तो मामूल के मुताबिक चला तो सुबह वो अदालत जाएंगे। अदालत एक आधी सुनवाई के अंदर फैसला कर देगी कि परवेज़ इलाही डी नोटिफाई नहीं हो रहे, गवर्नर का फैसला गलत था, गवर्नर की पहले वाली डिमांड भी गलत थी, लिहाजा काबीना जो है वो रिस्टोर हो रही है
और एतमाद का वोट के लिए अगर कहना है तो वह बाद में कहें, लेकिन अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा लें। कानून और आईन के मुताबिक चला पाकिस्तान का निज़ाम तो ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर वही होना है जो आदम सवाती के साथ हो रहा है, या वही होना है जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ खिलवाड़ 70 साल से होता आया है, तो फिर यही होगा, तमाशा थोड़ा सा और चलेगा। लेकिन ये तमाशा कब तक चलेगा? हुजूर आप कब तक इलेक्शन से भागेंगे? अल्टीमेटली आना तो इलेक्शन में पड़ेगा, अवाम का सामना तो करना पड़ेगा। जितना मर्जी भागिए, जहां तक मर्जी भागिए, आखिर में फैसला पाकिस्तान की पब्लिक ने करना है। और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए अब गंदे और घटिया हथकंडों पे भी आप आ गए हैं। कभी उसकी कोई ऑडियो निकालते हैं, कभी उसकी वीडियो निकालते हैं, फिर नजम सेठी साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ऑडियो वीडियोस पाकिस्तान की फौज के पास हैं और वो इसको जारी करते हैं। ये नजम सेठी ने इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल अब ये घटिया तरीन चीज़ें पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं और सियासत को उसी घटिया तरीके से अंजाम दिया जा रहा है जिस तरह एक दौर में PMLN के लोग बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ करते थे। अब पीपल्स पार्टी, PMLN, फजल रहमान और बाकी सारी जमातें मिलकर, और एस्टेब्लिशमेंट की उनको आशीर्वाद है, पाकिस्तान का 95% मीडिया उनके साथ है, वो सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अगर अदालतें खुलती हैं तो ये मामला एकदम साइड पे हो जाएगा। और फर्ज कीजिए अदालत अगर कहती है कि आप नए कायदे ऐवान का इंतखाब कर लें, फर्ज करें कि स्पीकर पंजाब असम्बली ये कहते हैं कि ठीक है जनाब, फारग हो गए परवेज इलाही, करवा लें वोटिंग दोबारा, तो क्या एक नया वजीर आला, एक परवेज इलाही उम्मीदवार बन जाएं और एक हमजा शहबाज बन जाएं, तो क्या अब के हमजा शहबाज 186 वोट पूरे कर लेंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी वोटर उधर वोट डाल नहीं सकता, डालेगा तो गिनती नहीं होगी। इसी तरह काफ लीग का एक भी वोटर उधर वोट डाल नहीं सकता, डालेगा तो गिनती नहीं होगी। और परवेज इलाही दोबारा वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। ये तो सिंपल है। यानी मैक्सिमम ये किया जा सकता है कि जो ताकतवर हल्के हैं अगर वो मुतहर्रिक पूरी तरह से हो जाएं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को असेंबली तक आने से रोक सकते हैं और उनको दूर रख सकते हैं सूबाई असेंबली की बिल्डिंग से, ताकि वो वहां पे ना आए और परवेज इलाही को वोट ना डाल सकें और रन ऑफ इलेक्शन के अंदर हमजा शहबाज कामयाब हो जाएं। लेकिन वो कामयाबी भी कब तक रहेगी? अल्टीमेटली जाना तो इलेक्शन में ही पड़ेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जितने ताकतवर हल्के हैं, बजाय इसके कि वो इन सारी चीज़ों से कुछ सीखें और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें और अवाम को पाकिस्तान का फैसला करने दें, वो फैसलों को अपने हाथ में रखते हुए अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। यानी वो जो पोल रह गए हैं बाकी वो भी यहाँ खुल रहे हैं कि एक सूबे के अंदर भी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि ये हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी ने सरेंडर किया गवर्नर के सामने, यानी गवर्नर से अहकाम चीफ सेक्रेटरी नहीं ले सकता वजीर आला के होते हुए, और गवर्नर इस तरह से वजीर आला को डीनोटिफाई नहीं कर सकता। फर्ज करें अगर शहबाज शरीफ साहब उनको कहें सदर पाकिस्तान के आप अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एतमाद का वोट लीजिए, अगर आपने अगले 24 घंटे में एतमाद का वोट ना लिया तो आप वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहेंगे, और शहबाज शरीफ 24 घंटे में अपने बंदे पूरे नहीं कर सकते, और वहां पे स्पीकर जैसे ही इजलास बुलाते हैं तो रोला पड़ जाता है, और 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद सदर पाकिस्तान इसी बुनियाद पे कि बादियों नज़र में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और अब असम्बली की अक्सरियत का एतमाद उनके साथ नहीं है, लिहाजा मैं उनको डीनोटिफाई कर रहा हूं, तो वज़ीर आज़म ऐसे फारिग हो जाएंगे और अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब तक आप ये फतराए सर अंजाम देते रहें और आपकी जो 80 रुकनी काबीना है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे हौलनाक और सबसे बड़ी काबीना, उसको तहलील किया जा रहा है। तो फिर क्या होगा? ये आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसके लिए एक खत लिखा है स्पीकर पंजाब असम्बली ने जनाब सदर पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को, और उसमें इन्होंने लिखा है कि गवर्नर का इकदाम गैर आइनी है, गैर कानूनी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस इकदाम को गलत करार दिया जाए। बड़ा डिटेल के अंदर एक बड़ा लंबा लेटर है, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी ये मौक़िफ़ उठा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, और ये स्पीकर ने लेटर लिख दिया है और ये लिखा हुआ पहले से ही ऐसा लगता है कि तैयार पड़ा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने लिखकर सदर पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को भेज दिया है। वो इंतज़ार कर रहे थे कि गवर्नर कोई गैर कानूनी गैर आइनी कदम उठाएं तो उसके बाद उसकी जो शिकायत है बाकायदा वो एक लेटर भिजवाया जाए
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को। तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा जो इम्तिहान है ना इस वक्त, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से तो तकरीबन निकल गया है। वो तो अब अपने आप को कितना भी कहें तो वो न्यूट्रल दिखाई नहीं देते, चाहे वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल दिखाई नहीं देती। तो उनके हाथ से तो काफ़ी हद तक उनका इम्तिहान निकल गया है, लेकिन उनका इम्तिहान जारी है कि वो इसमें से अपने आप को कैसे निकालते हैं। मगर अदलिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो क्या आइन और कानून की बालादस्ती के लिए छुट्टी के इन दिनों में इंसाफ करते हैं या छुट्टियों के बाद तक के लिए मामले को पेंड करते हैं। देखते हैं होता क्या। मुस्लिम लीग काफ ने जो सीटें मांगी हैं ज़रा उसके बारे में आप देख लें, क्योंकि कुछ ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि 45 सीटें उन्होंने मांगी हैं। 15 सीटें MNAs की और 30 सीटें MPAs की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो संजीदा लोग हैं, जो बहुत करीबी इमरान खान साहब के हैं, वो इन मामलात को इस तरह नहीं देख रहे। उन्होंने बड़ा क्लियरली एक पिक्चर जो है वो पेश की है इमरान खान साहब के सामने, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने सोर्सेज से हासिल की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उम्मीदवारों को जब शॉर्ट लिस्ट करके कोशिश की कि कितने लोग हैं जिनको काफ लीग इलेक्शन लड़वा सकती है और वो बल्ले के अलावा किसी और निशान पे इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो 6 से ज़्यादा पूरे पंजाब में नहीं निकल रहे। ये आदादोशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने तौर पे डिस्कस किए हैं और सर्वे करवा के उन्होंने चेक किया है। अब इसमें है ये कि 4 सीटें इनके पास पहले, एक तलागंग की है, बाकी गुजरात के आसपास की हैं, 2 गुजरात वाली साइड की हैं और एक जो है वो इनकी जनूबी पंजाब की है। तो जनूबी पंजाब वाली तो तारिक बशीर चीमा चले गए, अब वहाँ पे इनके पास उम्मीदवार कोई नहीं है काफ लीग के पास। तलागंग से परवेज़ इलाही या कोई साहब इनके खुद इलेक्शन लड़ लेंगे, और ये गुजरात के एरिया में ये अपनी 3 से 4 सीटें कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जोर लगाकर भी 6 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ सकती है MNA का मुस्लिम लीग काफ। बहुत ज़्यादा हो जाए तो 7। इससे ज़्यादा जो मेरे सोर्सेज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मानना है कि काफ लीग इससे ज़्यादा उम्मीदवार ही नहीं ला सकती, और अगर वो इसलिए इससे ज़्यादा उम्मीदवार लाएगी तो वो उम्मीदवार चाहेगा कि उसको बल्ले का इंतखाबी निशान मिले। MPA उनके पास 8 हैं काफ लीग के पास, तो 8 के बजाय 10 MPA हो सकते हैं और 10 से ज़्यादा 12 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा साइकिल के निशान के ऊपर MPA इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या किसी और निशान के ऊपर MPA इससे ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे काफ लीग के ऊपर, चाहे वो इकट्ठी हो चाहे वो अलग रहे। हाँ, लेकिन ये है कि बल्ले का निशान सारे मांगेंगे कि इसके ऊपर आप हमें इलेक्शन लड़ाएं। तो काफ लीग जितनी भी सौदेबाजी करे, इन सीटों से आगे उनके लिए बढ़ना मुश्किल होगा। ये सिर्फ दबाव डालने के लिए कहने की बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इतना ही है कि 15 से 20 सीटों के बीच में कहीं पे MNAs MPAs मिलाकर ये इलेक्शन लड़ लेंगे। बिलावल ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया, बिलावल जरदारी ने। ये स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं आपको एक बड़ी मज़े की मिसाल बताता हूँ। बिलावल कहते हैं कि मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। वाह 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 वाह। इधर फ़ोटो देखें आप, ये एक बंदे की आपको पुश्त नज़र आ रही है पीछे से, बैक साइड। ये बंदा बिल्कुल नीवा नीवा होकर निकल रहा है कौमी असम्बली से, ये दायरे के अंदर ये बंदा आपको नज़र आ रहा है। ये है जी बिलावल। जिस दिन FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान काम कर रहा था, उस दिन ये बंदा चोरी चोरी ईवान से निकल रहा था बाइकआउट करके कि आप एहतसाब करते हैं इसलिए हम FATF की कानून साजी में मदद नहीं करेंगे। ये देखें चोरी चोरी निकल रहा है आराम आराम से। ये वो बिलावल है जिसको अब ये लगता है कि मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल गया। पंजाब में ना आप सुबह सुबह खेतों में जाएं तो वहाँ पे आपको एक परिंदा मिलता है जिसको हम कहते हैं टटीड़ी। टटीड़ी जो है, इसको अंग्रेज़ी में मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। इसका अंग्रेज़ी में नाम है रेड वेटल्ड। आप इसको लिखें रेड वेटल्ड, आपको ये परिंदा नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आप पंजाब में कभी सुबह खेतों में गए हैं शिकार खेलते हुए, तो आपको ये टटीड़ी बहुत बड़ी तादाद में नज़र आती है, स्पेशली मैदानी इलाकों में। तो ये जो दरियाओं के किनारे बहुत होती है, ये टटीड़ी के बारे में ना एक मिथ है बड़ी ज़बरदस्त और मशहूर है। ये रात के वक्त अक्सर सोते हुए ना अपनी टांगें आसमान की तरफ कर लेती है, और टांगें आसमान की तरफ करती है तो जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि ये समझती है, ये बर्ड ये समझता है कि आसमान गिरने वाला है तो मैंने उसको संभाला हुआ है। तो बिलावल जो है वो सियासत की टटीड़ी बन गए हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में से बिलावल ने पाकिस्तान को निकाला है। अभी एक जर्नल रिटायर हुए हैं कमर जावेद बाजवा, उनको लगता है उन्होंने निकाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है उन्होंने निकाला है। अभी उन दोनों का फैसला नहीं हो रहा था, बीच में ये साफ टपक पड़े कि जनाब मैंने निकाला है FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को। और हालत ये है कि जिस दिन कानून साजी हो रही थी उस दिन बिलावल जरदारी नीवे नीवे होकर कौमी असम्बली से निकल रहे थे कि मैंने इस कानून साजी में हिस्सा ही नहीं लेना,
मैं इसका बाइकआउट कर दूंगा। तो वो टटीडी वाली मिसाल जो है ना कि सियासत की टटीडी बन गए हैं बिलावल, और वो ये समझ रहे हैं कि इस आसमान को उन्होंने उल्टा लेट के अपने पाँवों से रोका हुआ है, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है। दूसरी जानिब एक और खबर है, जाते जाते आपको देते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहले खाना का टैक्स डाटा लीक करने पर FBI के 3 अफसरान गिरफ्तार हो गए। लेकिन आपको याद है कि डाटा तो और लोगों का भी लीक हुआ था FBI में से, बहुत सारे लोगों का हुआ। अरशद शरीफ शहीद भाई का डाटा, उनकी तस्वीर एयरपोर्ट से लीक की गई थी। उस पर कौन मुअत्तल हुआ था और गिरफ्तार हुआ था? मेरा जो पासपोर्ट जब मैंने दिया एयरपोर्ट के ऊपर, जब इन्होंने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला था और मुझे इलाज के लिए भी, यानी मुझे एक टेस्ट करवाना था, क्योंकि मेरे डॉक्टर को शक था कि इन्होंने कुछ मुझे खाने में दिया है, तो वो जब टेस्ट करवाना था उसके लिए मुझे एक लेबॉर्ट्री तक पहुंचना था और वो UAE के अंदर थी और वहाँ पे मुझे सैंपल देने थे, उनसे टाइम लिया हुआ था। तो इन्होंने मुझे जब एयरपोर्ट पे रोका, तो जब मेरा पासपोर्ट वहाँ स्कैन किया तो वो डॉक्यूमेंट थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि बाकायदा जर्नलिस्टों को दिया गया और उन्होंने वहाँ से उसको वायरल किया, पब्लिक किया, मेरे पर्सनल प्राइवेट डॉक्यूमेंट को। उसके ऊपर कितने बंदे गिरफ्तार हुए, कितने बंदे पकड़े गए? एक जज साहब का जो फैमिली का रिकॉर्ड है PR का, वो भी पब्लिक कर दिया गया था और उस तक एक्सेस ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं मुअज़्ज़िज़, उसके ऊपर कितने बंदे फारिग किए गए थे और गिरफ्तार किए गए थे? क्या इज्जत सिर्फ पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की है? क्या सिर्फ उनका ख़ानदान ऐसा है कि जिसका डाटा पब्लिक नहीं किया जा सकता? क्या किसी और की प्राइवेसी नहीं है? क्या किसी और का रिकॉर्ड या किसी और का डाटा जो है वो पाकिस्तान में महफूज रहे, किसी को इस बात का हक नहीं है? क्या ये हक सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को है? ये सवाल जो है जवाब मांगता है, और इसका जवाब जिनके पास है उनको आज नहीं तो कल देना तो ज़रूर पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।